हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम 5 सितंबर शिफ्ट 1 में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए थे उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है उसमें क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मींस वोकैब सेक्शन भर भर कर आ रहा है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लोज टेस्ट इसमें भी मैंने एक शामिल किया, मतलब 25 आउट 25 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो क्लोज टेस्ट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जितने भी वोकैब, जितने भी ऑप्शन है उसको डिटेल्ड में हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ना सिर्फ आप किसी एक पेपर के लिए इस वीडियो को देखिए बल्कि डिटेल्ड एनालिसिस के लिए देखिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन पूरा डिटेल में आपको समझाया गया है। इसके पहले मैंने 5 शिफ्ट कवर कराई है। अगर उन 5 शिफ्ट को आपने नहीं देखा तो उन लेक्चर्स को जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिए हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी में क्विजेस आपको मिल रही हैं। और यूट्यूब पर आपको पता ही है कि उस पर आपको क्विजेस डे बाय डे मिल ही रही हैं और लेटेस्ट एग्जाम की मिल रही हैं। तो और अगर आप किसी भी अदर एग्जाम के एसएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है तो ये वीडियो, ये सारी सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका कोई भी सजेशन या एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है सिनोनिम से, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में। कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सब पूछा है डिमिनिश का सिनोनिम क्या होगा। तो डिमिनिश मीन्स होता है, देखिए डिम मतलब क्या होता है, डिम मतलब होता है कम कर देना या किसी चीज को कमजोर बना देना, ठीक है ना। तो डिम से ऐसे इसको लर्न करेंगे, डिम, डिमिनिश, निश, नीचे कर देना, डिम डिमिनिश नीचे कर देना। तो चलिए अदर ऑप्शन की मीनिंग पहले समझ लेते हैं। डिमोट मीन्स होता है पदोन्नत कर देना, डाउनग्रेड, डाउनग्रेड कर देना, या रिड्यूस इन रैंक। कोई जैसे एसएसपी है उसको एकदम डाउन कर देना, कोई डीएम है उसको एसडीएम बना देना, तो रिड्यूस इन रैंक ही हो गया डिमोट। रेलीगेट क्या होता है, रेलीगेट होता है मीन्स नीचे करना, नीचे करना, ठीक है ना। जैसे हो गया ना, इसका मतलब भी एक तरीके से डाउनग्रेड होता है, लोअर पोजीशन कर देना, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स होता है स्टॉप, रोकना, हिंडर, हिंडर, एंड एक और होता है ऑब्स्ट्रक्ट, जरूर याद रखिएगा इसको, ऑब्स्ट्रक्ट। वीकेन, वीकेन मीन्स होता है कमजोर कर देना, रिड्यूस या लेसन। क्या होता है, रिड्यूस या लेसन, REDUCE रिड्यूस, या LESSON लेसन, ये होता है वीकेन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वीकेन। डिमिनिश का सिनोनिम जो एग्जैक्ट होगा वो है वीकेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट बुक्स, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन समझ लेते हैं। एंग्लोफाइल, एंग्लोफाइल मीन्स होता है ए पर्सन हु एडमायर्स इंग्लैंड और इंग्लिश कल्चर, जो इंग्लिश कल्चर को प्रमोट करता हो, जो उससे प्रेम करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, एंग्लोफाइल। इसको कैसे लर्न करेंगे, देखिए एक एंग्लो इंडियन का जो संसद में एक दो सीटें हैं उनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। तो एंग्लो इंडियन से ऐसे याद करिएगा। एंग्लो मीन्स क्या होता है, अंग्रेज लोग, जो बाहरी लोग हैं। फाइल मीन्स आप जानते हैं प्रेमी होता है या किसी चीज का लवर होता है। तो जो इंग्लिश कल्चर या इंग्लैंड की प्रशंसा करता हो उसे हम क्या कहेंगे, एंग्लोफाइल। हीलियोफाइल क्या है, हीलियो जो है रिलेटेड है वो सन से, तो हीलियोफाइल मीन्स हो गया ए पर्सन हु लव सनलाइट, सनलाइट। पेडोफाइल, पेडोफाइल मीन्स होता है ए पर्सन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू चिल्ड्रन, ठीक है ना, ये हो गया पेडोफाइल। जो बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो उसे क्या कहते हैं, पेडियोफाइल। बिब्लियोफाइल आपको पता ही है, ए पर्सन हु लव्स कलेक्ट बुक। बिब्लियो ये एक निमोनिक भी याद कर सकते हैं, जितने भी बिब से रिलेटेड वर्ड आएगा वो सब बुक से रिलेटेड होगा। तो बिब्लियोफाइल क्या हो गया, ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, जो बुक से प्रेम करता हो या बुक को इकट्ठा करने का शौक रखता हो, वो क्या होता है, बिब्लियोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नंबर 3 है हमारा, ये इरर से आया हुआ है। तो मैंने बताया सबसे पहले, मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया कि इरर के क्वेश्चन में सबसे पहले आप टेंस चेक करेंगे सॉरी, सबसे पहले टेंस चेक करेंगे। टेंस में देखिए पहले सेंटेंस पढ़िए, वी आर लिविंग हियर इन
सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। अब टेंस चेक करेंगे तो टेंस क्या है, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, इज एम आर, और यहाँ जब ये सिंस या फॉर देखेंगे तो आप बताइए क्या इज एम आर के साथ सिंस या फॉर आता है? सिंस फॉर आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ, सिंस या फॉर। सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है ना। एक निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, एक अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आर ना होकर यहाँ हैव बीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिलर से। फिलर में भी आपको सिंस या फॉर भरना है। तो अगर आपको टेंस के रूल पता है कि सिंस या फॉर कहाँ यूज करते हैं और किस टेंस का होता है, तो फिलर्स आप टैकल आराम से कर सकते हैं। कह रहा सुरेश हैज बीन लर्निंग तमिल डैश 2 months। हैज बीन, हैव बीन, ठीक है, ये हो गया। इसके साथ हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अब बात आती है सिंस या फॉर का यूज कहाँ करते हैं? तो पहले तो हमने बता दिया ना, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, ये एक पीरियड दिया हुआ है 2 months। अगर दिया होता संडे, अगर दिया होता 2001, अगर दिया हो जाता जनवरी, अगर दिया होता मंडे, तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। बट हमें एक पीरियड दिया हुआ है, जैसे 2 month, 3 month, 2 year, 4 year, 2 week, 3 week, तो हम यहाँ फॉर का यूज करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें एक ईडियम दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन करके, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। कह रहा है कि रीनाज हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम स्कूल। चलिए, अब मैं सपोज करता हूं कि आपको इस ईडियम की मीनिंग नहीं मालूम। अब इसको आप कैसे टैकल करेंगे? तो इसको इजिली आप देखिए, रीना की हाउस की बात कर रहा है प्लस किसी स्कूल की बात कर रहा है और किसी चीज के आसपास की बात कर रहा है। तो अगर इसको आप टैकल करना चाहते हैं तो ए स्टोन्स थ्रो, इसका मतलब क्या होगा? देखिए ऑप्शन पढ़िए पहले। ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं। नेक्स्ट टू, नहीं। ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, यस। नॉट वेरी क्लोज टू, ये चीज हो जाएगा। तो स्टोन्स थ्रो मतलब क्या होता है? ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी जिसके बीच हो उसे ए स्टोन्स थ्रो। मतलब जो आप किसी पत्थर को फेंकते हैं उठाकर, तो कहाँ तक जाता है? बहुत पास तक जाता है। तो इससे ये याद रखिए कि जो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस, तो बहुत ही कम डिस्टेंस वाला, वो उसे हम ए स्टोन्स थ्रो कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से आया है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड के लिए इसके तो आपको एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, फिर भी अगर ऑप्शन एलिमिनेशन वर्क कर जा रहा हो तो बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं, रेसलर, WRESTLER, रेसलर, ये ठीक है। एकॉम्पेनिमेंट, एकॉम्पनीमेंट, यार ये अजीब सा लग रहा देखने में, ये देखो तो सही, वाई आ गया यहाँ। वाई क्यों आया? देखिए इसकी स्पेलिंग होती है ACOMPAINMENT। एकम्पनी, नहीं 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 नहीं, ये देखिए यहाँ क्या होगा, ये चीज मैं बता रहा हूं। एकम्पनीमेंट, ANIMENT, एकम्पनीमेंट, या एक होता है एकम्पेनियनमेंट, एकम्पेनियन ये भी होता है। और डिबेटेबल मतलब जिस चीज पर जो वाद योग हो, जिस पर बहस की जा सके, उसे डिबेटेबल कहते हैं। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है डिफरेंस पहचानना, किसी दो चीज में डिफरेंस करना, ये होता है डिस्क्रिपेंसी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड है रेसलर, खासकर ये तीनों वर्ड बहुत पूछे जाते हैं, एकम्पनीमेंट, डिबेटेबल, डिस्क्रिपेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछा है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ, उसमें अंडरलाइन कुछ वर्ड किए गए हैं, उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए पहले अच्छे सेंटेंस पढ़ते हैं। मोहन अननोइंगली added salt instead of sugar to the dessert making it taste terrible। मोहन ने अननोइंगली, बिना जाने, अल्टर्ड साल्ट इंस्टीड ऑफ सुगर, सुगर उसको डालना था बट उसने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। टू द डिजर्ट, मतलब डिजर्ट वो होता है, देखिए दो तरीके का डिजर्ट होता है। एक डिजर्ट आपको पता होगा रेगिस्तान वाला होता है, जबकि इस डिजर्ट का मतलब DESSERT, डिजर्ट का मतलब होता है कोई मीठा चीज जो खाने के बाद खाई जाती है, जैसे डिनर आपने कर लिया तो कोई मीठी चीज ले रहा है, तो वो हो गया आपका डिजर्ट।
मेकिंग इट टेस्ट टेरिबल, इस टेस्ट को एकदम भयावह बनाने के लिए, एकदम खतरनाक बनाने के लिए। तो देखिए एडेड साल्ट इंस्टीड ऑफ शुगर, चलिए इसको लीव करिए, अभी अदर ऑप्शन देखते हैं हम। एंग्विस्ड सॉल्ट, एंग्विश क्या होता है? एंग्विश मतलब होता है एक्सट्रीम पेन और सफरिंग, बहुत ही भयावह दर्द या बहुत ही भयावह आपके अंदर कुछ फीलिंग आ रही है। एम्पलीफाइड मीन्स होता है, एम्पलीफाइड मीन्स होता है किसी चीज को इंक्रीज कर देना, किसमें? या तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देना या फिर उसका स्ट्रेंथ बढ़ा देना। एवरेज मतलब होता है टू शॉर्टन और कंडेंस, किसी चीज को छोटा कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, उसने साल्ट कुछ मिलाने की बात कर रहा ना, तो एडेड होगा यार, जब कुछ मिलाने की बात कर रहा हो तो एडेड होगा। ये कह रहा है कि अल्टर्ड कैसे हो सकता है, अल्टर्ड तो इसमें नो सब्स्टिट्यूशन का तो ऑप्शन नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ मिलाया गया है, कुछ मिलाया गया तो एडेड होगा, एडेड साल्ट इंस्टेड ऑफ शुगर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का है, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन, ये एक आपको इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग आपको बतानी है। चलिए ऑप्शन पहले अच्छे से रीड करते हैं हम। ड्रॉपिंग चार्जेस ऑफ क्राइम, ए लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, रेसिंग अवे टू द मून, ए लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड। अब देखिए कोई एक्टर है, एक्टर की लाइफ आप जानते हैं बहुत ही लग्जरियस लाइफ होती है, तो अब उस एक्टर ने डिसाइड क्या किया, अपनी जीवन को जो जिएगा वो आगे, वो फुल ऑफ एक्साइटमेंट होगी, वो पूरा एक्साइटमेंट से फुल होगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि इन द फास्ट लेन, वो जो अभी लो लेन में चल रहा था, जो स्लो लेन में चल रहा था, अब अपनी लाइफ को उठाकर वो फास्ट लेन में कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट। क्या मतलब? द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ विद फिल्ड विद एक्साइटमेंट, ये चीज हो जाएगा आपका। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। इसमें आपको एरर पार्ट ढूंढना है। संजना रब्ड हर आइज हार्डली, अब इसमें इसकी हिंदी बताइए कि क्या होता है। संजना ने अपनी आंख को बहुत ही रगड़ लिया हार्डली तरीके से, तो अब ये बताओ यार, हार्डली और हार्ड, इसमें तो कुछ डिफरेंस होता है ना, इतना तो पता होगा आपको। हार्डली मीन्स होता है बहुत ही मुश्किल के साथ, बहुत ही मुश्किल से, तो जबकि संजना ने तो आंख को रगड़ ली है अपने ना, दोनों आंखों को तो रगड़ ली है, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत मुश्किल से वो रगड़ी, नहीं ऐसा नहीं कह रहा बहुत ही कठोर तरीके से उसने रगड़ लिया। तो हार्डली यहां ना होकर यहां होगा हार्ड, समझ गया ना। अब इसका क्या मतलब हुआ, कह रही संजना रब्ड हर आइज वेरी हार्ड, उसने अपने आंख को बहुत ही कठोर तरीके से रगड़ा, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में रगड़ लिया। हार्डली मीन्स होता है बहुत ही एकदम, हार्डली मतलब वो चीज वो कर ही नहीं सकती, हार्डली मतलब ये सेंस आ रहा है। हार्डली आई गो टू होम, बहुत ही कम होता है जब मैं घर जाता हूं, तो इसका सेंस ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फिलर से आया हुआ है, इसमें भी आपको अप्रोप्रिएट ईडियम भरना है, और इसमें ईडियम आपको लंबा चौड़ा ईडियम दिख रहा है यार, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पहले रीड करते हैं। सेंटेंस कह रहा है कि आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। आई आस्क्ड माय फ्रेंड टू डैश 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 अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर। मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो एम्प्लॉयर्स के खिलाफ, जो उन लोगों के साथ गलत कर रहे थे। अब चलिए समझते हैं इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। कह रहा फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स, फाइंडर्स कीपर्स लॉजर वीपर्स, फाइट द गुड फाइट, फाइट फायर विद फायर। अब चलिए समझते हैं। अभी इसमें कुछ इडियम ऐसे दिए होंगे जो आप फर्स्ट टाइम देखते होंगे, बट इसको हम डिटेल में समझते हैं और आज के बाद आप इसको भूलेंगे भी नहीं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इडियम समझिए, ब्रेक अ लेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक अ लेग मतलब होता है गुड लक, किसी को शुभकामनाएं देना, गुड लक, ठीक है ना। अब चलिए इसको समझते हैं क्या दिया हुआ है। फाइन वर्ड्स बटर नो पार्सनिप्स, इसका मतलब होता है सम थिंग्स इज यूजलेस और इनइफेक्टिव, मतलब कुछ ऐसी चीज जो प्रभावपूर्ण नहीं है
और जो बिल्कुल भी बेकार है, यूजलेस है। फाइंडर्स कीपर्स लॉजर वीपर्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ whoever finds something gets to keep it। मतलब जो कोई कुछ भी पाता है वो उसको सुरक्षित रखता है। फाइट द गुड फाइट, इसका मतलब हुआ कि स्ट्रगल फॉर अ नोबल और रेटियस कॉज। आप किसी ऐसे चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसी ऐसे चीज के लिए आर्गुमेंट कर रहे हैं जो एक बहुत ही सम्मानीजनक चीज है जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। फाइट फायर विद फायर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि काउंटर अग्रेशन और अ प्रॉब्लम विद द इक्वल फोर्स। मतलब आप किसी चीज को, किसी परेशानी को उसी वे में टैकल कर रहे हैं। जैसे किसी ने किसी को 2 हाथ दे दिया, अगले ने भी 2 हाथ दे दिया, तो फाइट फायर विथ फायर, आग की आग से लड़ाई चल रही है, काउंटर एग्रेशन चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ। तो यहां क्या कह रहा है? आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू फाइट फायर विथ फायर अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग विद हर। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, अब इसका सेंस समझिए, इसका सही से सेंस सब समझिए। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम बिल्कुल उसके साथ वही सुलूक करो जो आई आस्क्ड माई फ्रेंड टू फाइट फायर विद अगेंस्ट हर, जो उसके साथ कर रहे हैं उसके एम्प्लॉयर्स हु आर डूइंग रॉन्ग टू हर, जो उनके खिलाफ गलत कर रहे हैं। इसका सेंस ये हुआ। तो क्या हो जाएगा? फाइट फायर विद फायर, इसका मतलब हुआ काउंटर एग्रेशन हो रहा, प्रॉब्लम विद एन इक्वल फोर्स। ठीक है ना? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। इसमें अंडरलाइन कुछ वर्ड दिए हुए हैं और इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है। तो मैं पूरा सेंटेंस ना पढ़कर जो भी वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं उन सभी को ऑप्शंस के थ्रू मैं चेक करूंगा। वेंचर ठीक है, एटीट्यूड ठीक है, डेस्टिनी गाइसेस ठीक है, सक्सीड। अब ये बताइए सक्सेस या सक्सीड? सक्सीड में हमेशा डबल ई आता है जबकि सक्सेस में सिंगल ई आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? SUCCED, सक्सीड, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, या अगर आपको यहां लिखा होता SUCCED सक्सीड, तो क्या ये सही होता? क्या ये सही है या वो सही है? आप ये दोनों बताइए। SUCCED ये सही है या वो सही है? ये भी गलत होता। देखिए आप लोग कितनी आसानी से आगे निकल रहे थे कि हाँ एकदम सही है, जबकि करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन सक्सीड है। अब आप दोनों में से कमेंट करिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। क्या डबल सी डबल ई वाला करेक्ट होगा या सिंगल सी डबल ई वाला करेक्ट होगा? ये दोनों आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर हम चलते हैं। ये भी इरर से पूछा गया है और इसमें नो इरर का ऑप्शन है। तो नो इरर वाले बहुत खतरनाक ऑप्शन होते हैं यार, डर लगती है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस। ए नाइट एलोन इन अ होटल कैन बी लोनली प्रॉस्पेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो ये 2 तरीके का सेंस दे रहा है। अगर मैं इसको चेंज अल्टर करूं तो 2 तरीके से हो सकता है। देखिए पहला तो सेंटेंस आपका यहां बनेगा, अगर चेंज कर रहे हैं आप, ए नाइट एलोन इन अ होटल कैन बी अ लोनली, कैन बी ए लोनली, ये चीज मैं अल्टर कर सकता था। क्योंकि जो करेक्ट ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन आ रहा है वो इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ ही लगेगा, लोनली, ए लोनली प्रॉस्पेक्ट। जबकि आप दूसरे तरह से भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे तरह से भी सोच सकते हैं। अगर आपको सब्सटीट्यूशन दिया होता तो हो सकता है इन दोनों में से एक दिया होता। अगला है ए नाइट एलोन इन अ होटल कैन बी वनली प्रॉस्पेक्ट, ये भी हो सकता है, वनली प्रॉस्पेक्ट या ए लोनली प्रॉस्पेक्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि द न्यू रेस्टोरेंट मेन स्ट्रीट इज चीप देन द ओल्ड वन। इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एरर न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है। देखिए इसमें पहले इसको पढ़िए सही से, क्या कह रहे हैं? द अंडरलाइन पार्ट्स आर गिवन एज ऑप्शन विद सम चेंज। मतलब आपको इसमें चेंजिंग लानी है। जैसे यहाँ न्यू रेस्टोरेंट दिया है तो आपको यहाँ चेंज करके न्यूअर रेस्टोरेंट दे। क्या ये सही होगा? नहीं। यहाँ ऑन मेन स्ट्रीट दिया, इन मेन स्ट्रीट नहीं, ऑन मेन स्ट्रीट ही होता है। बट अब देखिए
ये जो ऑप्शन आपको दिया है इसको ध्यान से देखिए, इज चीपर देन, इज चीपर देन, ठीक है ना। तो जब देन आएगा, जब देन आएगा तब हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। चीप, चीपर, चीपेस्ट, चीप पॉजिटिव डिग्री, चीपर कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में हम चीपेस्ट यूज करते हैं। अगर चीपेस्ट यहां होता तो मेन स्ट्रीट इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल, द का यूज करते हैं हम। तो हमेशा ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो हम 99% केस में द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नंबर 14 है हमारा, कह रहा है कि इसमें भी इरर है और इसमें भी आपको इरर फाइंड आउट करना है। तो चलिए समझते हैं। माई रिलेटिव्स शैल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, मतलब कह रहा कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो अब तक अमृतसर पहुंच चुके होंगे। तो टेंस में तो इसमें कोई एरर नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहा, बाय नाउ मतलब अब तक अमृतसर रीच्ड पहुंच चुके होंगे। बट इसमें एक करेक्शन आपको करना है, वो है शैल, शैल एंड विल, शैल एंड विल। देखिए शैल और विल का यूज किसके साथ हम करते हैं? क्या ये थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन के हम साथ हम शैल का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, हम विल का यूज करते हैं। अगर शैल का यूज करते हैं तो उसके साथ एक नया रूल अप्लाई होता है, वो है कंपल्सन का, वो है बहुत ही ज्यादा, जब उस चीज को नेसेसरी या मैंडेटरी कर दे रहे हैं तब शैल का यूज हम करेंगे। बट यहां जो यूज होगा वो होगा माई रिलेटिव्स विल हैव रीच्ड अमृतसर बाय नाउ, ये करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दिया हुआ है, कह रहा ग्रुप ऑफ बीज। ग्रुप ऑफ बीज को तो हम नॉर्मली स्वाम कहते हैं। अब अदर ऑप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। गैगल, गैगल होता है ए फ्लॉक ऑफ गीज। गीज मतलब क्या होता है? गीज मतलब होता है एक बतख जैसा दिखने वाला सफेद पक्षी, जैसे हंस टाइप का कह सकते हैं, जिसे घर में पाला जाता है फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए? उसके मांस के लिए। शोल किसे कहते हैं? शोल अक्सर हम जो फिश का ग्रुप होता है उनको शोल कहते हैं। स्वार्म आपको पता है ये बीज का, ठीक है ना, बीज का। या कोई इंसेक्ट ऐसा हो गया जिसे लोकस्ट कहते हैं, LOCUSTS, लोकस्ट। और पैक किसे कहते हैं? पैक जैसे वुल्व्स का हो गया, डॉग्स का झुंड हो गया, या अदर कॉर्निसोर एनिमल का झुंड हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैक कहेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एंटोनिम से आया हुआ है। एंटोनिम में कह रहा है क्रूड का एंटोनिम आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग और इसके सिनोनिम समझते हैं। देखिए क्रूड मतलब क्या होता है, इसके ऑप्शन दिया हुआ है पेशेंट, ठीक है ना, इसका मतलब होता है धैर्यवान। रिफाइंड, रिफाइंड मतलब होता है पॉलिश्ड या एलिगेंट, ठीक है ना। प्रिमिटिव मीन्स होता है आदिम टाइप का, जिसे हम कहते हैं एंशियंट या अनडेवलप्ड, अविकसित, जिसका विकास ही ना हुआ हो। ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट मीन्स होता है ध्यान पूर्वक देखने वाला, जिसे हम अटेंटिव कहते हैं, ठीक है ना, या परसेप्शन भी कहते हैं। तो ये हो गया ऑब्जर्वेंट। तो क्रूड मीन्स होता है एक तरीके से, आप यार क्रूड ऑयल समझ लीजिए, ऐसे क्रूड समझिए, क्रूड ऑयल कच्चा, रिफाइंड मीन्स छना हुआ, ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो क्रूड का जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा रिफाइंड, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 17 की तरफ चलते हैं। इसमें फिलर से पूछा गया है। फिलर में कह रहा है कि कैन यू क्यूट एनी डैश इन योर फेवर। तो इसमें तो कोई आइडिया नहीं लग रहा सेंटेंस से क्या भरा जाएगा, हमको ऑप्शन हर हाल में देखना पड़ेगा। कैन यू क्यूट एनी आंसर, व्हाट इज आंसर? आंसर तो किसी चीज को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तब वो आंसर होता है ना। समरी, समरी क्या होता है? समरी होता है किसी चीज को एकदम शॉर्ट में करके बताना। लाइंस, पंक्तियां। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स होता है पूर्व उदाहरण, ये होमोफोन्स में यूज होता है। एक प्रेसिडेंट हो गया आपका राष्ट्रपति वाला, जबकि ये दूसरा प्रेसिडेंट जो है आपका एग्जाम्पल होता है या मॉडल होता है, ठीक है ना, ये होता है। तो कैन यू क्योट एनी प्रेसिडेंट इन योर फेवर, क्या आप अपने पक्ष में कोई ऐसा क्योट दे सकते हैं, कोई ऐसा पूर्व उदाहरण दे सकते हैं? तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर का, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछ रहा है।
इंश्योरेंस, INSURANC बिल्कुल सही है, इसको लीव करते हैं। मिसचीवियस, देखिए मिसचीवियस में ये ध्यान रखिएगा, जो IE है इसका सीक्वेंस ये होता है IE। एक ऑप्शन आप लिखते भी हैं IE, तो इसको याद रखिएगा, आई याद रखिएगा, तो IE इसको याद रहेगा, नहीं आपको E और I में कंफ्यूज कर देगा वो। तो मिसचीवियस में IE होता है। इनएक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेसिबल ध्यान रखिए, इन तो आपको पता ही है, एक्सप्रेसिबल, ठीक है। एजेजिन इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए एक बार एजेजिन मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, ठीक है ना, एजेजिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। तो इसको एजेसिनेशन लिखने के लिए क्या करते हैं आप, एक बार एस लिखते हैं, एस मीन्स होता है गधा, गधा जिसे कहते हैं, ठीक है ना। मैं बताता हूं, एजेन लिखना है, एजेजिन लिखना है आपको, ASS एक बार लिखिए, फिर से ASS लिख दीजिए, ये आपका करेक्ट स्पेलिंग हो गया, और आगे जो दिया होगा उसको आप ऐड कर दीजिए, ये आपका स्पेलिंग करेक्ट हो गया। तो इधर हमेशा यही एस में पूछता है, या तो इधर एक एस कम कर देगा या तो राइट साइड में एक एस कम कर देगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 90 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। बाइंग अ न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। आप देखिए, अगर कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग इस इडियम की मीनिंग आपको नहीं पता, तो मैं बताता हूं कि इसको सेंटेंस के थ्रू कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। जैसे सेंटेंस आपको दिया हुआ है, बाइंग अ न्यू कार कैन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, तो किसी कार की खरीदने की बात हो रही है, किसी कार को खरीदने की बात हो रही है, और कार अगर आप खरीद रहे हैं तो वो कार बहुत महंगी होगी, तो कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, उस कार को खरीदने में आपका जो बाह है वो और आपका जो पैर है वो सब बिक जाएगा, तो इसका मतलब बहुत महंगा हुआ ना। तो अगर आप उसको टैकल नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह टैकल कर सकते हैं, बी एक्सपेंसिव इसका हो जाएगा, बे फ्री कतई नहीं, बे अफोर्डेबल नहीं, बे रिजनेबल नहीं, बे एक्सपेंसिव, ये होना चाहिए आपका करेक्ट ऑप्शन। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आता है यार, एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूं और आपको और ऐसे लेक्चर अच्छे अच्छे प्रोवाइड कराता रहूं आगे। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा सिनोनिम से आया हुआ है। सिनोनिम में कह रहा है कि इंसिस्ट का सिनोनिम आपको बताना है। तो इंसिस्ट मतलब होता है किसी चीज पर दबाव बनाना, इंसिस्ट करना, किसी चीज को एक बार रट लगाए रहना। जैसे आई एम गोइंग टू इंसिस्ट यू, आई एम गोइंग टू इंसिस्ट यू टू बाय अ न्यू कार, ठीक है ना, मैं आपको बार बार इंसिस्ट करने जा रहा हूं आप नई कार खरीदो। उसका क्या मतलब होता है, परसिस्ट, मतलब आप अपनी बात पर दृढ़ रहना। इंसिस्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, परसिस्ट, दृढ़ रहना, मीन्स इसका कंटिन्यू, कंटिन्यू हो जाएगा और परसिवरेंस हो जाएगा, ठीक है ना, ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। रेसिस्ट मतलब होता है मना कर देना, किसी चीज पर आप अपना अनएक्सेप्टेंस दे रहे हैं। हीस्ट मतलब होता है, देखिए हीस्ट एक नया वर्ड है, हीस्ट मतलब आपने अगर कोई शायद सीरीज आई हुई थी या मूवी थी, मनी हीस्ट आपने सुना होगा, तो मनी हीस्ट, मनी हीस्ट मतलब उस हीस्ट का मतलब क्या हुआ, रॉबरी हुई, डकैती हुई, थेफ्ट हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। असिस्ट मतलब टू एड, AID, एड करना, टू एड, इसका मतलब होता है सहायता करना, किसी चीज को हेल्प करना। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन परसिस्ट हो जाएगा। इंसिस्ट मतलब किसी चीज को बार बार जोड़ देते रहना, परसिस्ट मतलब दृढ़ रहना, कंटिन्यू या परसिवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हमारा 21 से स्टार्ट होता है, क्लोज टेस्ट, और क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है भाई। SSC MTS का जो प्रेजेंट में एग्जाम चल रहा है इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस और भी जो एग्जाम है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं। तो पहले क्लोज टेस्ट को अप्लाई करने का, क्लोज टेस्ट को सॉल्व आउट करने का रूल ये है कि उसको अच्छे से पढ़िए आप, ये नहीं कि आप ऑप्शन के पीछे पागल होंगे, ऑप्शन देखने का ऑप्शन टिक लगा दी, नहीं, पहले अच्छे से पढ़िए। हो सकता है आपको फर्स्ट ऑप्शन सही दिख जाता हो बट अदर ऑप्शन आपको फंसा देगा, तो आपने सही से नहीं पढ़ा तो आपका टाइम जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको रीड करते हैं। कह रहा है कि देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई पीपल माइट डैश दैट होमवर्क इज एन अननेसेसरी बर्डन ऑन चिल्ड्रन। ऐसा क्या कारण है
देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई पीपल माइट, ऐसा कई कारण है, या ऐसा क्या, ऐसा बहुत से कारण है जो ऐसे लोग सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि होमवर्क बच्चों पर एक बेफिजूल का बोझ है, अनावश्यक का बोझ है, ठीक है ना। फर्स्टली, सबसे पहले, देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क, यहां पर हमारे पास सबूत है इस आइडिया को सपोर्ट करने का, दैट होमवर्क नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स, कि होमवर्क शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अब आगे कुछ कंट्री का एग्जांपल लिया जा रहा, कह रहा है कि कंट्रीज सच एज फिनलैंड, अगर किसी कंट्री का एग्जांपल लें जैसे कि फिनलैंड, वेयर स्कूल चिल्ड्रन आर नॉट गिवन होमवर्क, जहां बच्चों को कोई स्कूल बच्चों को कोई काम ही नहीं दिया जाता, कोई होमवर्क ही नहीं दिया जाता, कोई एसडब्ल्यू ही नहीं दिया जाता, रेगुलरली टॉप इंटरनेशनल एजुकेशनल लीग टेबल्स एंड आउट परफॉर्म नेशंस वेयर सेटिंग होमवर्क इज द नॉर्म। अब ये कह रहा है कि नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक लीग तालिकाओं में जो सबसे टॉप पर रहते हैं उन देशों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं जहां होमवर्क देना आदर्श है। वेयर सेटिंग होमवर्क इज द नॉर्म, ये क्या कह रहा है देखिए यहां पर, वेयर सेटिंग होमवर्क इज द नॉर्म, मतलब जहां होमवर्क देना एक आइडल माना जाता है, बहुत अच्छा वर्क माना जाता है, उनके कंपैरिजन में वो देश बहुत शीर्ष में है जहां होमवर्क नहीं दिए जा रहे हैं। इसके बाद कह रहा सेकेंडली, दूसरा, मेनी पेरेंट्स वुड एग्री दैट द स्कूल डे इज ऑलरेडी डैश एंड लीव्स देयर चिल्ड्रन टू टायर्ड टू डू फर्दर स्टडी व्हेन दे रिटर्न होम। दूसरा, ये पेरेंट्स ये भी मानते हैं कि जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं तो बहुत ही ज्यादा वो थके होते हैं और वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। फर्दर स्टडी व्हेन दे रिटर्न होम। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट प्ले, अब देखिए इसको समझिएगा क्रोनोलॉजी इसकी, यहां फर्स्टली की बात की गई, ठीक है ना, यहां सेकेंडली की बात की गई। अब जो है, अब यहां भी कुछ ऐसी बात की जाएगी, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे कह रहा है इट इज रिकॉग्नाइज्ड दैट प्ले टाइम इज जस्ट एज डैश एज स्टडी टाइम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है ना। मतलब ये कह रहा है कि यह माना जाता है कि मस्तिष्क के विकास के दृष्टिकोण से खेलने का समय पढ़ाई के समय जितना ही महत्वपूर्ण है, मतलब आपको प्लेइंग एक्टिविटी भी उतनी ही करनी है जितनी स्टडी एक्टिविटी आपकी हो रही है, जितना आप लर्निंग कर रहे हैं उतना आप प्लेइंग भी करें। अब चलिए ऑप्शन पे नजर डालते हैं। सबसे पहले इसके ऑप्शन देखिए, इसके ऑप्शन बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टेड है, जैसे बी आर्ग्यूज तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉसिबल, हैव आर्ग्यू नहीं होता, हैव आर्ग्यूड होता है, आर्ग्यूज और आर्ग्यू हो सकता है। तो माइट, मे या माइट के साथ, ये जो मे या माइट है इसके साथ हमेशा V1 यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई पीपल might argue that homework is an unnecessary burden on children. Firstly, सबसे पहले, there is evidence to support the idea that homework, second फिलर को भरते हैं हम, idea that homework, अब क्या कह रहा है, there is evidence to support the idea that homework क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। विल डस तो हो नहीं सकता, विल डस कैसे होता है यार, विल के साथ V1 आती है, हैज डू नहीं होता, हैज के साथ V3 आती है, हैज डन। डू या डस लगेगा तो डू या डस में हम सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्टली देयर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट होमवर्क डज नथिंग टू इम्प्रूव एजुकेशनल आउटकम्स, ये हो जाएगा। अब चलिए थर्ड फिलर्स की तरफ हम चलते हैं, यहाँ से रीड करते हैं, कंट्रीज such as Finland, where school children are not given homework regularly, top international educational league tables and outperformance nations where setting homework is norm. Secondly, many parents would agree, third filler के लिए ना, would agree and outperform nation where setting homework is the norm. Secondly, many parents would agree that the school day is already, अब देखिए यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉन्ग इनफ, बिग इनफ, नॉट इनफ, इनफ ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए लॉन्ग इनफ मतलब होता है, इसके लिए यूज किया जाता है सफिशिएंट ड्यूरेशन, जो कि एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, अगर किसी ड्यूरेशन की बात हो रही तब हम लॉन्ग इनफ का यूज करते हैं। तो यहाँ ड्यूरेशन की तो बात हो रही है यार। थर्ड उसमें देखिए, सेकेंडली मेनी पेरेंट्स वुड एग्री दैट द स्कूल डे इज ऑलरेडी
लॉन्ग इनफ एंड लीव्स देयर चिल्ड्रन टू टायर्ड। मतलब उनका जो स्कूल का डे होता है, जो टाइमिंग होती है, इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि जब बच्चे स्कूल, जब वो छोड़ते हैं बच्चों को स्कूल से, तो बहुत ज़्यादा थके होते हैं, ताकि आगे की स्टडी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर आपकी ड्यूरेशन की बात कर रहा है। बिग इनफ क्या है? बिग इनफ है ये सफिशियंट किसके लिए यूज करते हैं? सफिशियंट किसी भी उसके लिए यूज करते हैं, जैसे मैं कहूँ सफिशियंट साइज के लिए यूज करते हैं, बिग इनफ साइज के लिए यूज करते हैं। नॉट इनफ यूज करते हैं इनसफिशियंट क्वांटिटी के लिए, ठीक है ना, नॉट इनफ राइस, ठीक है ना। अब चलिए फोर्थ फिलर पे चलते हैं। तो मैंने बताया था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ फर्स्टली की बात हुई, फिर उसके बाद सेकेंडली की बात हुई, अब किसकी बात होगी? अब किसकी बात होगी? लास्टली की बात होगी। ना सिमिलरली होगा, ना नॉर्मली होगा, ना यूजुअली होगा, फाइनली की बात होगी, लास्ट की। लास्ट में टॉक हो रही है तो फाइनली होना चाहिए। फर्स्ट पैसेज, सेकेंड पैसेज, लास्ट में वो चीज़ ये कहता है। तो आई होप ये क्लोज टेस्ट आपको समझ में आया होगा। क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है किसी भी एग्जाम में, और अभी फिलहाल एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है। तो आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा चलता होगा। मैं क्विज बैक टू बैक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, और आगे भी करता रहूँगा हमेशा। बस आप ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और आपने जितना प्यार, जितना स्नेह, जितना अफेक्शन, जितना लव दिया, मैं वाकई उसका अपने मुंह से तो उस चीज़ का तो हक नहीं अदा कर सकता। वाकई इतने कम टाइम में इतनी जल्दी यहाँ तक आ जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है किसी भी के लिए, ये हो सकता है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, और मैं आगे इसी मेहनत से हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे और लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। और टेलीग्राम हमारा सिर्फ एक, आप ये भी समझ लीजिए, सिर्फ हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो है यूट्यूब और टेलीग्राम। इसके अदर मैं और कहीं मेरा आईडी कोई नहीं है। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, टेक केयर।